हेलो दोस्तों, ज्ञानम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विशेष पद के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो संसद के तीनों अंगों में से एक अंग है। भारत का राष्ट्र प्रमुख है, गण प्रमुख है, भारत का प्रथम नागरिक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इस चर्चा में हमारे साथ है मिस्टर मुकेश साहनी जी। चलिए अपने चर्चा को स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहला हमारा आपसे यह प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति ही शब्द को क्यों अडॉप्ट किया गया? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत की जो शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है। और भारतीय शासन व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से अपनाया गया और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत हमारे यहाँ पर देश के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया और सरकार के प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री को नामित किया गया। देखिए, जिस तरीके से ब्रिटेन में सर्वोच्च पद पर वहां पर महारानी या महाराजा होते थे, उसी तरीके से हमने अपने भारत में एक राष्ट्रपति पद यानी गण प्रमुख पद को हमने अपने यहां रखा। तो देश के प्रमुख तौर पर हमें एक गण प्रमुख को रखना था, इसलिए हमने इस व्यवस्था को राष्ट्रपति के तौर पर अपनाने का कार्य किया। अच्छा सर, जो ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है और इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए। देखिए, संविधान सभा के लोगों ने राष्ट्रपति के पद को संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में रखा और आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक का राष्ट्रपति की नियुक्ति के संबंध में, राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में, राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचक मंडल होगा, कैसे उसका चुनाव होगा, ये सारी व्यवस्थाएं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक की गई। अच्छा, तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को हम संविधान लागू करते ही अंग्रेजी शासन से हम मुक्त हो गए, अंग्रेजी शासन प्रणाली से मुक्त हो गए और हमने अपना एक नया अध्याय शुरू किया और हमने अपने संविधान को लागू किया। और संविधान को लागू करते ही हमने 26 जनवरी 1950 को ही देश के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति को मनोनीत कर दिया और यह भी तय किया कि जैसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूरा हो जाएगा, अर्थात देश में जब पहले आम चुनाव हो जाएंगे, तो आम चुनाव में जब लोकसभा बनकर के आ जाएगी, राज्यसभा बनकर के आ जाएगी, तब देश में पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव भी संपन्न किए जाएंगे। प्रथम राष्ट्रपति हमारे कौन थे? देखिए, 1952 में देश के आम चुनाव के बाद जब पहली बार चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में श्री राजेंद्र प्रसाद जी को अपना उम्मीदवार बनाया कांग्रेस। अच्छा, तो मतलब हम ये बात कह सकते हैं और सभी लोगों को ये बात पता ही है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जी। अच्छा, तो मतलब इनको ही भारत रत्न, इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न से इन्हीं को ही सम्मानित किया गया था। बिल्कुल। देखिए, 1952 में जब पहले राष्ट्रपति के चुनाव हुए, तो इसमें जाहिर सी बात है कि लोकप्रिय व्यक्ति थे, सभी को स्वीकार थे, तो बहुत बड़े किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार कोई उतारा नहीं। हालांकि फिर भी संविधान सभा के एक सदस्य थे केटी शाह, तो श्री केटी शाह जी इनके विरोध में चुनाव लड़े थे और उन्होंने बहुत भारी मतों से पराजित किया था श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो राजेंद्र प्रसाद जी केटी शाह को पराजित करके देश के पहले राष्ट्रपति बने और 2 बार राष्ट्रपति बने। 1952 से लेकर के 1962 तक 10 साल का कार्यकाल माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने अपना 10 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया हो। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं। हालांकि दूसरे चुनाव जब होना था, दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को लेकर के और नेहरू जी को लेकर के मतभेद भी था, क्योंकि नेहरू जी ये चाहते थे कि दोबारा राष्ट्रपति के रूप में श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एज ए प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते थे और श्री राजेंद्र प्रसाद जी की इच्छा थी कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, लेकिन नेहरू उनको लड़ाना चाहते थे। अच्छा, नेहरू पहले वाले चुनाव में भी
नेहरू की इच्छा थी कि उत्तर भारत से एक प्रधानमंत्री बनेगा और दक्षिण भारत से राष्ट्रपति हो जाएगा। तो दक्षिण भारत से वो राष्ट्रपति पहला चाहते थे, अर्थात वो श्री राजगोपालाचारी को चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और भी कई नेताओं को राजेंद्र प्रसाद जी प्रिय थे, लोकप्रिय थे, तो उनको बनाया गया। तो नेहरू जी दोबारा नहीं चाहते थे और फिर भी कांग्रेस के लोगों ने राजेंद्र प्रसाद जी को आगे बढ़ाया और दोबारा राष्ट्रपति वो बने। और सरकार ने कई बार अपने 10 साल के कार्यकाल के भीतर कई बार प्रस्ताव पारित करके भेजा कि श्री राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन पद पर रहने के दौरान खुद से ही भारत रत्न लेना उनको नागवार गुजरा। तो उन्होंने पद पर रहने के दौरान तो भारत रत्न नहीं लिया और 1962 में जब वो राष्ट्रपति के पद से हटे हैं तो फिर से सरकार ने प्रस्ताव पारित किया और श्री राधा कृष्णन जी के द्वारा उनको भारत रत्न से 1962 में नवाजा गया। अच्छा, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो राष्ट्रपति से पहले किस पद पे थे? देखिए, एक साधारण से परिवार से, बिहार के एक छोटे से गांव से, जीरादेई नामक गांव से वो शख्स निकले और वकालत किए, अच्छी शिक्षा अर्जित किए, उसके बाद देश की सेवा में तत्पर हो गए। 1939 में श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था। उसके कुछ राजनीतिक कारण थे। उसमें श्री महात्मा गांधी के एक उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया जी। तो पट्टाभी सीतारमैया जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने पराजित कर दिया। तो महात्मा गांधी ने एक कथन भी उस समय कहा कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार। तो कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं को ये लगा कि बापू को ये उनकी आत्मा थोड़ा सा व्यथित है, वो पट्टाभी सीतारमैया को विजेता के रूप में देखना चाहते थे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों ने इस्तीफे की मांग करी श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर के खुद की अपनी एक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली। तो जो कांग्रेस का शेष कार्यकाल रहा, इस शेष कार्यकाल की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी। और इसके बाद जब 1946 में नेहरू जी की पहली कैबिनेट बनी है, उस कैबिनेट में ये खाद्य एवं रसद विभाग मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री रहे, और कुछ दिनों बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष भी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा बना दिए गए थे। हमारे पहले संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पे राजेंद्र प्रसाद जी जाने जाते हैं और भारत के प्रथम नागरिक, प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे भी राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। अच्छा, आप हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट हुए इंडिया के, उनके बारे में कुछ बताइए। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेहरू जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोबारा राजेंद्र प्रसाद के स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के आगे उनकी नहीं चली और श्री राजेंद्र प्रसाद जी दोबारा राष्ट्रपति बने। उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आश्वासन दिया था नेहरू जी ने कि आगे आपको हम लोग राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ाएंगे और आप देश के राष्ट्रपति बनेंगे। हालांकि वो पहले ही दूसरे के कार्यकाल में अपना इस्तीफा देना चाहते थे उपराष्ट्रपति के पद से, लेकिन समझाने के बाद वो समझ गए और उन्होंने भी 10 साल उपराष्ट्रपति के दायित्व को निभाया। तो राजेंद्र प्रसाद जी के 10 साल के बाद जब उम्मीदवार के रूप में उतारना हुआ तो कांग्रेस ने नेहरू जी के पसंदीदा उम्मीदवार सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उसमें चुनाव में लड़ाया और वो जीते भी। तो देश के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पद पर आसीन हुए और अपना पूरा कार्यकाल इन्होंने कंप्लीट किया। दूसरे राष्ट्रपति और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के तौर पर जाने जाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और इन्हीं की याद में हम लोग टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, दार्शनिक शिक्षक थे, रूस में भारत के राजदूत के रूप में भी नियुक्त किए गए थे और शिक्षक थे। तो
इनके कुछ छात्र गए इनके पास कि सर हम आपके जन्मदिन को किसी विशेष पर्व के रूप में या किसी विशेष दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन शिक्षा के रूप में रहा है, तो मेरा जीवन तो शिक्षकों के प्रति समर्पित है, तो आप हमारे जन्मदिन को एज ए टीचर्स डे के रूप में या शिक्षक दिवस के रूप में मना सकते हैं। तो हम लोग हर वर्ष 5 सितंबर को श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को एज ए टीचर्स डे के रूप में टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। और एक एजुकेशन कमीशन आया था जिसको हम लोग राधा कृष्णन कमीशन के नाम पे जानते हैं, 1948 में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 1948 में राधा कृष्ण कमीशन था, वो भी एजुकेशन से संबंधित था। अच्छा, जो हम अब भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे उनके बारे में बताइए। अब तीसरे देखिए, एक उत्तर भारत से हो गए प्रेसिडेंट, एक दक्षिण भारत से हो गए। देश का विभाजन हुआ था और देश में एक वर्ग नए देश के रूप में चला गया और भारत में यह हुआ कि अब किसी ऐसे वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाए जो अल्पसंख्यक समुदाय से। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने श्री जाकिर हुसैन जी को राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन करने का कार्य किया और देश के जो तीसरे राष्ट्रपति बने वो श्री जाकिर हुसैन जी बने और कार्यकाल के मध्य में ही 1967 से 69 तक ही रहे। कार्यकाल के मध्य में ही इनका देहांत हो गया। अच्छा, तो यही एक भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जी, अभी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय से, तो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन जी ही रहे। इनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। हाँ, कार्यकाल में देखिए इनको राष्ट्रपति भवन के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति भवन के अंदर ये बाथरूम में गए तो काफी देर तक जब ये निकले नहीं तो सुरक्षा कर्मियों को लगा कि कहाँ है, तो सुरक्षा कर्मी अंदर गए तो देखिए वहां पर ये मतलब अच्छी अवस्था में पड़े हुए थे। तो बाद में जब निकाला गया तब पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, तो जैसे कोई भी प्रेसिडेंट हो, वो उनकी वर्किंग टाइम में मतलब कार्यकाल के बीच में ही उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान है? देखिए, भारतीय संविधान सभा के लोगों ने यदि आकस्मिक कारणों से यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 65 में यह प्रावधान है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होगा, वाइस प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ओके, अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने चौथे राष्ट्रपति के बारे में। तो आप हमें बताइए कि चौथे राष्ट्रपति कौन थे? अब देखिए, चौथे राष्ट्रपति, जब ये जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई है तो जाहिर सी तौर पर बात है कि जब राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। लेकिन उस 6 महीने के भीतर जो काम को देखेगा उसे हम लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं। तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो थे, उपराष्ट्रपति, वो थे श्री वीवी गिरी जी। तो वीवी गिरी जी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। बाद में जब चौथे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव था। 1969 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और वीवी गिरी एक श्रमिक नेता थे। तो इंदिरा गांधी जी वीवी गिरी को कांग्रेस से प्रत्याशी नहीं बनाना चाहते थे और बनाया भी नहीं। उन्होंने प्रत्याशी बनाया नीलम संजीव रेड्डी जी को। और जाहिर सी बात है, भारत में ऐसी व्यवस्था है कि जो सत्ता में होगा वही राष्ट्रपति जनरली बन जाता है। तो ये नीलम संजीव रेड्डी को सरकार ने अपना प्रत्याशी बनाया। वीवी गिरी जी को लगा कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, मेरी लोकप्रियता है देश में, तो उन्होंने ये चुनाव अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर लड़ा कि मैं जीत सकता हूं। उसके लिए उन्होंने देश के जो सर्वोच्च नेता थे
लोकप्रिय नेता थे, उनसे उन्होंने विचार विमर्श भी किया और वो चुनाव लड़े। अच्छा, तो इसी चुनाव को बोला जाता है अंतरात्मा की आवाज में लड़ा गया इसी चुनाव को कहा जाता है कि अंतर आत्मा की आवाज पर लड़ा गया। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव था। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हार के लिए प्रतिशतता का आधार होता है, अनुपातिक एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर चुनाव होता है। यह पहला चुनाव था देश का जहां पर राष्ट्रपति को जीतने के लिए, या जब उनके मतों की गणना हो रही थी, तो मतों की गणना दोबारा करनी पड़ी, क्योंकि पहली बार की गणना में किसी भी उम्मीदवार को 50% प्लस 1 मत नहीं मिला था। तो ये पहला चुनाव था जिसमें मतों की गिनती दोबारा करनी पड़ी। लेबर पार्टी के नेता थे और पूरा इन्होंने 1969 से लेकर 1970 तक इन्होंने कार्यकाल किया भी, और 1975 में भारत रत्न से भी नवाजे। अच्छा, तो अब हम आपसे जानेंगे भारत देश के 5वें राष्ट्रपति के बारे में। अब बीवी गिरी जी ने अपना, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात आपको और हम बताते हैं। बीवी गिरी जी राष्ट्रपति बनने के पूर्व देश के उपराष्ट्रपति थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दायित्व निभा रहे थे। तो इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। अब देश में उपराष्ट्रपति भी नहीं है, देश में राष्ट्रपति भी नहीं है। व्यवस्था क्या थी संविधान में कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति दायित्व का निर्वहन करेगा। संविधान सभा ने यह नहीं कल्पना की थी, संविधान सभा के लोगों ने यह कल्पना की ही नहीं थी कि एक साथ देश में दोनों पद खाली हो जाए। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। अब 1969 में बीबी गिरी लेकर गए इस्तीफा अपना, तो इस्तीफा दे किसको? राष्ट्रपति है ही नहीं, और खुद इस्तीफा देना चाहते हो, वाइस प्रेसिडेंट है। तो सदन के समक्ष रख करके चले गए, भैया जिसको लेना हो ले लेना, ऐसे में स्वीकार हो जाता है, स्वीकार नहीं हो जाता। फिर देखिए, फिर ये व्यवस्था आई जहां पे संविधान में कुछ चीजें अस्पष्ट होंगी या आगे कुछ आवश्यकता है, तो फिर उसके लिए संसद है। तो संसद ने 1969 में प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1969 बनाया है, और उसमें यह प्रावधान किया था कि अगर देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होगा, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ये जो प्रावधान है, ये प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1969 के अंतर्गत है। ये इसका जिक्र संविधान के अंतर्गत नहीं था कि दोनों पद खाली होने की अवस्था में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका निर्वहन करेंगे। अब देखिए, दोनों पद, जस्टिस ऑफ इंडिया, यस, अब दोनों पद खाली हो गया जी। तो ऐसी स्थिति में मिस्टर मोहम्मद हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया। ओके। अब जब इनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ, तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और फखरुद्दीन अली अहमद जी ने देश के 5वें राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया। ये भी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। दूसरे पहले देखिए जाकिर हुसैन थे, और दूसरे ये हुए कि कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में जब इनकी मृत्यु हुई, तो कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में बीडी जत्ती, जो देश के उसमें उपराष्ट्रपति थे, तो बीडी जत्ती जी ने इनका मतलब कार्यकाल कंप्लीट किया। उसके बाद देश के दूसरे चुनाव हुए। तो बीडी जत्ती का भी कार्यकाल बड़ा विवादित रहा। ये सॉरी मोहम्मद इनका हिदायतुल्ला जी का नहीं, ये जो बने हैं देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी, इनका, क्योंकि देश में आपातकाल इन्हीं के समय लगा। इमरजेंसी आप देखते हैं, इंदिरा गांधी को अगर टारगेट करती है विपक्षी पार्टियां, तो फिर उनको आपातकाल के लिए ही करती है। आपातकाल को अनुमति दी। कहा जाता है कि 5 महीने में 29 ऑर्डिनेंस, 29 अध्यादेश को अनुमति दी। बहुत बड़ी बात है। तो विवादित रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने 1977 तक अपना कार्यकाल कंप्लीट किया था, और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव हुए। तो दोस्तों, ये था हमारे इस वीडियो का पार्ट 1। आगे के हम लोग जितने भी राष्ट्रपति बचे हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।